व्यू 360 में पाकिस्तान में आबाद अफगान महाजरीन 40 साल से गैर यकीनी का शिकार। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी के बाद क्या वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात की नौयत बदलेगी? और अमरीका में रंग बिरंगे पाकिस्तानी खुस्से। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है, लेकिन अफगानिस्तान में अमन का इम्कान क्या है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान में 40 साल से जारी बदअमनी ने लाखों अफगानों को हमसाया मुल्कों में पनाह गज़ीनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रखा है। ज़्यादातर पनाह गज़ीन पाकिस्तान और फिर ईरान में आबाद हैं। 4 दहाइयों से ये अफगान महाजरीन इलाकाई सियासत के उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। आज सबसे पहले चलते हैं कराची में अफगान महाजरीन की एक बस्ती में, जहाँ रहने वालों की ज़िंदगी पर काबुल और इस्लामाबाद के बदलते ताल्लुकात का गहरा असर पड़ता है। अपनी जिंदगियों से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल से बेखबर ये बच्चे इस कम आमदनी वाले और बेहंगम तरीके से फैले रिहायशी इलाके को ही अपना घर समझते हैं। वो गैर यकीनी जो इनकी जिंदगियों के गिर्द मंडला रही है। इन बच्चों के वालिदैन अफगानिस्तान से आने वाले पनाहगुज़ीर हैं जो अशरों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें से कुछ यहाँ पैदा हुए हैं, कुछ बचपन में यहाँ आ गए थे। इनको जंग से फरार की कीमत अपनी जिंदगियों में इस्तेहकाम की कुर्बानी की सूरत में अदा करनी पड़ी। सोवियत अफगान जंग के दौरान 1980 की दिहाई के गर्म जोश इस्तकबाल के बाद इनके लिए हालात गैर यकीनी हो गए। हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात ना रखने वाले दो हमसायों के बीच फंसे इन पनाह गुज़ीनों की जिंदगियां बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात के उतार चढ़ाव और दोनों हुकूमतों की मुसलसल तब्दील होती पॉलिसीज की यरगमाल रही हैं। जब भी दो तरफा ताल्लुकात ठीक नहीं होते, जैसा कि 5 साल पहले था, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। पुलिस काफ़ी तंग करते थे, घरों पे छापा मार रात घरों पे छापा मारते थे और लोगों को जो है ना काफ़ी आसान करके तकरीबन 5-6 लाख 8 लाख तक जो है ये 2014-15 में लोग चला गया। हत्ता कि आलासिफ दुकानी को जो है ना काफ़ी सस्ता पर भेजा, अपने माल आल को जो है ना ये कि यहाँ छोड़ के चला गया मजबूरी से। और जब भी हालात बेहतर होते हैं, जैसा कि 2017 में हुए थे, तो छापे और लोगों को हिरासा किया जाना भी रुक जाता है। रोजी कमाना आसान हो जाता है। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल के साथ जिंदगी गुजारना किसी का भी इंतखाब नहीं होता। इनमें से बहुत से ये महसूस करते हैं कि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं। अफगानिस्तान अच्छा है, चगरा है, तालिब है, काम नहीं, सब बेकार घर पर पड़ा हुआ है, खाना नहीं, सब तालिब की वजह से। कुछ थोड़े अरसे के लिए अफगानिस्तान वापस गए, वो तशद्दुद और अफरा-तफरी की दास्तानों के साथ वापस आ गए। मैं डर गई, मैंने तो नहीं देखी थी ना घर में इससे वो चीज़ें, फायरिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, सब लोग आ रहे थे, तालिब घर में आ गए थे, घुस गए थे, इतनी मैं डर गई। फिर नहीं हुआ, मैंने दादा दादी और पप्पू को लेकर आ गई। सरकारी रवैये में उतार चढ़ाव के बावजूद बहुत से पनाह गुज़ीनों का कहना है कि पाकिस्तान में लोगों ने उनका हमेशा खैर मकदम किया है। आयशा तंजीम के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का अहम किरदार तस्लीम किया जाता है। हाल ही में अमरीका और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 प्रोफेसर्स को जब तालिबान ने तकरीबन 3 साल मुग़वी रखने के बाद रिहा किया, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बज़रिया टेलीफोन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। अब यह तो ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला की राह हमवार करने में वाशिंगटन को इस्लामाबाद की मदद चाहिए, लेकिन जब यह मकसद हासिल हो गया तो फिर पाक अमरीका ताल्लुकात की नौयत क्या होगी? वाशिंगटन में पाई जाने वाली राय जानते हैं असदुल्ला खालिद की रिपोर्ट में। जब बज़ाहिर महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान में कम अज़ कम सीपैक के मंसूबों के बारे में अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पस मंज़र में चले गए थे, तो वाशिंगटन में होने वाली एक टॉक से ये मामला फिर जोर पकड़ गया। Pakistan has a sovereign right to answer these questions for itself. हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करने और कर्जे के मुबैना जाल का मामला उछालने का अमरीकी इक़दाम सीपैक की तामीर में खलल डालने और पाकिस्तान और चीन के बीच दरार पैदा करने की एक मज़मूम कोशिश है। लेकिन सीपैक हो या दूसरे पहलू, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अभी भी अफगान मसले से अलग करके देखना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए एक चैलेंज नजर आता है। यही वजह है कि बहुत से स्कॉलर्स ये सवाल उठाते नजर आते हैं कि क्या अमरीका के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की नौयत बदलेगी। अमरीका की जनूबी और वस्ती एशिया के उमूर की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस फेल्स के मुताबिक अमरीका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर
इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का इन्हिसार अफगानिस्तान के हालात से जुड़ा नहीं है। इलाके में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहम हैं। पाकिस्तान जैसे ही FATF की जानिब से अपनी सरजमीन पर नॉन स्टेट दहशतगर्दों की प्रॉक्सी को ख़त्म करने का मुतालबा पूरा करता है और उसके बाद अवाम के दरमियान कारोबारी रवाबत मजबूत करता है, तो ये सब ऐसा है जिस पर हम काम कर सकते हैं। ताहम अमरीकी तज्जियाकार पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में अफगान इशू की अहमियत को कहीं ज़्यादा समझते हैं। विल्सन सेंटर से मुंसलिक माइकल कुगलमैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे अहम अफगानिस्तान के मामले का हल है, जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की नौइयत में तब्दीली आ सकती है। वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अफगानिस्तान की ऐनक से देखता है और ट्रम्प इंतजामिया यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान में किसी भी किस्म के अमन व मुफाहमत के अमल में एक कलीदी खिलाड़ी समझती है। ट्रम्प इंतजामिया तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना चाहती है और जब ये मसला मौजूद है और तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी रखना है, अमेरिका बतौर शराकतदार पाकिस्तान की तरफ देखता रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात डाउनग्रेड हो जाएंगे। 2020 अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौइयत में कोई तब्दीली आएगी या नहीं, इसका बड़ी हद तक दारोमदार न सिर्फ इन इंतखाबात के नताइज बल्कि अफगान अमन की कोशिशों पर भी होगा। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पाकिस्तान अमेरिका के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है कि उसकी सरजमीन पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज मौजूद हैं जिन्हें किसी भी रियासती अंसर की हिमायत हासिल है। बहरहाल अफगानिस्तान में अमन के लिए ज़रूरी यह है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक मुआहदा हो। सदर ट्रंप ने सितंबर में अचानक तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का ऐलान किया था, लेकिन फिर गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ उन्होंने एक बार फिर कहा कि अमेरिका तालिबान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, इस बारे में हम तफसीलात के लिए बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल से, जो इस वक्त इस्लामाबाद से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। अयाज गुल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो हाई प्रोफाइल कैदियों का तबादला हुआ उसे वाशिंगटन में भी उम्मीद अफजा करार दिया गया, लेकिन अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो अमन मुज़ाकरात का अमल है वो इस वक्त कहाँ खड़ा है? दरअसल ये जो कैदियों का तबादला हुआ था, ये एक बहुत बड़ी एतमाद साजी के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम था और शायद यही वजह है कि इस वक्त भी कतर में जो हमारी मालूमात हैं अमेरिका और तालिबान के दरमियान गैर रस्मी रवाबित जारी हैं और उसका बुनियादी जो नुक्ता है वो यही है कि अगर मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा शुरू किया जाना है तो उसके लिए जो तालिबान से मुतालबा किया जा रहा है वो यही है कि वो किसी तरीके से, चाहे मुख्तसर और मुद्दती ही क्यों ना हो, एक फायरबंदी या सीज फायर का ऐलान कर दे कि मुज़ाकरात को शुरू करने का बन सके। तो बातचीत इस वक्त भी चल रही है और तवक्कुआत यही हैं कि बहुत जल्द अमेरिका और तालिबान का वो सिलसिला मुज़ाकरात का जो टूट चुका था सितंबर में, वो एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। अमेरिका के अलावा भी दीगर स्टेक होल्डर्स इस पूरी इक्वेशन का हिस्सा हैं, उनकी कोशिशें कहाँ तक पहुंची हैं तालिबान के साथ बातचीत करने की, खास तौर पे चीन का अगर हम जिक्र करें तो? चाइना इस वक्त बिलाशुबा एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है किसी तरीके से अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान एक राब्ता करवाने के लिए। जो कोशिशें चाइना ने अब तक की हैं, अगरचे अभी तक वाज़ेह नहीं है कि जो चाइना बीजिंग के अंदर जो इंट्रा अफगान डायलॉग होना था उसकी तारीख क्या तय पाई है, लेकिन अफगान हुकूमत ने आज एक बार फिर ऐलान किया है कि उन्होंने अपने जो डेलीगेट्स हैं उनकी लिस्ट चाइनीज़ हुक्काम के हवाले कर दी है, जबकि तालिबान पहले ही इस बात पर रजामंदी का इजहार कर चुके हैं कि वो इस मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें तालिबान के एक सोर्स से पता चली है वो यही है कि जो लिस्ट चाइना को अफगान हुकूमत की तरफ से दी गई है उसमें जो 28 अफराद हैं उसमें अक्सरियत अफगान हुकूमत के नुमाइंदों की है, वुज़रा की है, और यही वो वजह है या इख्तिलाफी नुक्ता है जो तालिबान के लिए एक बार फिर इस इनकार की वजह बज़ाहिर बन रहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल में शिरकत नहीं करना चाहते, और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अफगान हुकूमत को इस लिस्ट में तब्दीली करना होगी। और एक ये तनाज़ा नया इसलिए भी खड़ा हो गया है अफगान हुकूमत की तरफ से क्योंकि तासुर यही है काबुल में कि सदर अशरफ गनी की कोशिश है कि जो भी मुज़ाकरात हों तालिबान के साथ वो उनकी हुकूमत की क़यादत में हो, लेकिन गुज़श्ता रोज़ काबुल में साबिक सदर हामिद करज़ई ने एक बड़ी इंकिशाफ, एक बड़ा ये किया कि अफगान सदर ने न सिर्फ उनका नाम उस लिस्ट से निकाल दिया है, उस वफ्द की लिस्ट से जिसने चाइना जाना था, बल्कि कई दूसरे अपोजिशन जो सियासतदान हैं उनके नामों को भी निकाल दिया है। लिहाजा
صدر کرزئی جو سابق صدر کرزئی کے بقول اس کانفرنس کا انعقاد شاید مؤثر ثابت نہ ہو اور وہ نتائج جو چین اور امریکہ حاصل کرنا چاہتے ہیں امن کے معاملے کو آگے لے کر چلنے کے لیے شاید وہ حاصل نہ ہو سکے۔ سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ بھی افغانستان کے لیے کہ جو صدارتی انتخابات ستمبر کے مہینے میں ہوئے ان کے نتائج اب تک سامنے نہیں آئے، ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے، آخری بار کہا گیا کہ 14 نومبر کو سامنے آئیں گے اور وہ بھی اب تک سامنے نہیں آئے، جس سے جو افغان حکومت ہے جو کابل میں موجود اس کی نیگوشیٹنگ یعنی مذاکرات میں جو اس کی پوزیشن ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ آز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ۔ پاک افغان خطے سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ ہماری تمام تر کوریج آپ کو ملے گی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی۔ آپ آ سکتے ہیں facebook.com/voa اردو کے پیج پر، ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ وبائی امراض سے بچاؤ کی کوششوں میں ویکسین ایک انتہائی مؤثر ہتھیار ہے، لیکن اس کے بارے میں شکوک و شبہات نئے مسائل کو جنم دے رہے ہیں۔ پاکستان میں پولیو کا مرض ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، جبکہ کئی مغربی ملکوں میں خسرہ پھر سے لوٹ رہا ہے۔ برطانیہ میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خسرے کا مرض انسان کے مدافعتی نظام کو ان بیماریوں کے خلاف پھر سے کمزور کر دیتا ہے جن سے ہمارا جسم پہلے لڑ چکا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خسرے کی ویکسین سے انکار کرنے والے کئی دوسری بیماریوں کے لیے بھی راستہ کھول دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک تباہ کن اور انتہائی متعدی بیماری اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا۔ ویکسین نہ لینے والے وہ لوگ جو قدرتی طور پر خسرے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، بیماری کے 5 سال بعد تک ایسی صورتحال کا شکار رہتے ہیں جس میں نہ صرف ان کا اس بیماری سے دوبارہ متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بلکہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا بھی جن سے وہ پہلے صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کو مدافعتی نظام کے بھولنے کی بیماری یا امیون امنیشیا کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین نہ لینے والے افراد کے لیے موت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ خسرے کا شکار ہو چکے ہوں یا ویکسین نہیں لیتے ہیں تو آپ کو دوسری بیماریاں ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں زیادہ حساس لوگ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ویلسلاوا پیٹرووا برطانیہ میں ویلکم سینگر انسٹیٹیوٹ میں ایک امیونالوجسٹ ہیں۔ سائنسدان یہاں جینیٹکس میں مہارت رکھتے ہیں۔ پہلی بار ہم کسی ایسی تکنیک کا استعمال کر سکے جس کی مدد سے ہم ان جینز کو پڑھ سکتے ہیں جو مدافعتی نظام اینٹی باڈیز تیار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم انفیکشن سے پہلے اور اس کے بعد مخصوص مدافعتی خلیوں کا سراغ بھی لگا سکے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ خسرے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انہیں جو کچھ پتا چلا وہ ان کے خدشے سے زیادہ برا تھا۔ یہ صرف مدافعتی نظام کے بھولنے کی بیماری نہیں بلکہ نئی بیماریوں کے خلاف مدافعت کی صلاحیت کا متاثر ہونا تھا۔ خسرے کے بعد 5 سالوں تک لوگوں میں دوسری بیماریوں کا اضافہ ہوا۔ اس سے ہم ایک آبادی کی سطح پر اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ خسرے کا وائرس دنیا کے سب سے متعدی وائرسوں میں سے ایک ہے۔ یہ بچوں کے دماغ کو نقصان اور قوت سماعت کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ ویکسین کے خلاف چلنے والی مہم کے باعث آج ان بیماریوں کی شرح گزشتہ 25 سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ مہم ویکسین کے غیر محفوظ ہونے کے غیر تصدیق شدہ خوف پر مبنی ہے۔ اراش ارباسادی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ ہم کہیں بھی رہتے ہوں ہمارے پلانز موسم سے متاثر ہوتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث چونکہ موسموں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ان کی درست پیشین گوئی بھی مزید اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے کے لیے اب ایک نیا نظام عام ہو رہا ہے جو پہلے صرف امیر اور ترقی یافتہ ملکوں میں دستیاب تھا۔ اس نظام کی خاصیت کیا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں اگست 2018 کے مونسون کے دوران بارش کی پیش گوئی پرانے اور نئے سسٹم سے کی گئی۔ دی ویدر کمپنی کے سربراہ کیون پیری کہتے ہیں کہ نئے سسٹم میں پہلے سے زیادہ تفصیل سے موسم کی پیش گوئی ہوتی ہے۔ اس سسٹم کی یہی بات اہم ہے کہ اب ہم صارفین کو موسم کے بارے میں مخصوص معلومات دینے کے قابل ہیں تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ کس طرح کے موسمی اثرات کا انہیں سامنا ہوگا۔ ایسے میں جب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ کاریاں شدت اختیار کر رہی ہیں، انہیں جانچنے کا نیا نظام کئی زندگیاں بچا سکتا ہے۔ پیٹی کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم فضائی کمپنیوں کو ہوائی راستوں کی منصوبہ بندی سے لے کر کسانوں کو کاشتکاری تک میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنی فصلوں میں کھاد ڈالنے جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہو کہ تیز بارش ہونی ہے جس کی وجہ سے کیمیائی کھاد مؤثر نہیں ہو سکے گی تو یہ مددگار ثابت نہیں ہوگا، لیکن اب اس طرح کی معلومات کی روشنی میں بہتر فیصلے کر سکوں گا۔
मुफस्सल पेशगोई करने वाला ये सिस्टम अब तक सिर्फ बड़े सनती ममालिक के अलावा कहीं और दस्तयाब नहीं था। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसे तैयार करने के लिए ताकतवर कंप्यूटर की जरूरत होती है। अब हम इस सतह पर पहुंच रहे हैं कि कंप्यूटर्स ज्यादा तेजी से डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और इसकी वजह से अब हम इस काबिल हुए हैं कि ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराया जाए जो पूरी दुनिया में चल सके, खुसूसन उन आबादियों के लिए जिन्हें मौसम के हाल के बारे में ज्यादा आदाद शुमार की जरूरत है। ये सिस्टम द वेदर चैनल ऐप और weather.com पर मौसम का हाल बताया करेगा। स्टीव बेरगोना के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल, मगर सामने होते हुए भी कोई नजरों से ओझल हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है। कनाडा की एक कंपनी हाइपर स्टेल्थ लाई है इनविजिबिलिटी क्लोक, एक ऐसी चादर जिसके पीछे सब कुछ गायब हो जाता है। ये चादर दरअसल बनी है क्वांटम स्टेल्थ नामी मटेरियल से, जो रोशनी की शुआओं का रुख मोड़ देता है और यूं चीज या इंसान नजरों से गायब हो जाता है। आप हो सकता है सोच रहे हो कि कल को इसे पहनकर कोई आपके घर में भी घुस सकता है, लेकिन तवक्को यह है कि इसे पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो आसानी से मशकूक सरगर्मियों पर नजर रख सकें। और सुनने में शायद कुछ अजीब सा लगे कि कोई शख्स माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनी में काम करने के बाद जूतों का कारोबार शुरू कर दे। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल में मुकीम अफशां अब्बास ने कुछ ऐसा ही किया है। 3 साल पहले उन्होंने फ्यूशा नामी एक कंपनी ऑनलाइन मुतारिफ कराई जो पाकिस्तान के रिवायती खुस्सों को अमरीकी सारिफीन के लिए जदीद डिज़ाइन के साथ साथ मजीद आरामदेह बनाकर पेश कर रही है। नदीम याकूब हमें ले जा रहे हैं फ्यूशा के हेडक्वार्टर जो अफशां अब्बास के घर के गैराज में है। हमने जो हमारा ब्रांड है उसका नाम फ्यूशा है और फ्यूशा हमने नाम इसीलिए रखा था कि जो हमें इनिशियल रिस्पांस और जो हमारा ब्रांड फेस हमें जिस तरह का बनाना था वो ऑफ ब्राइट कलर्स का बनाना था। खुस्सा जो है वो इट्सेल्फ बड़ा अट्रैक्टिव लगता है जब उसमें बहुत ब्राइट एंड कलरफुल कलर्स होते हैं। तो हमने मॉडिफिकेशन डिज़ाइंस के हिसाब से उसी तरह से करी कि हमने ट्रेडिशनल डिज़ाइन से हमने थोड़ा सा हट के थोड़े से अपने डिज़ाइंस के जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े वेस्टर्न मार्केट के लिए फ़ाइन ट्यून किए ताकि थोड़ा ट्रेडिशनल से हट के वो जो यहाँ की जो मार्केट है वो उन डिज़ाइंस को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। हमारे मेन आर्टिजन्स सांगला हिल्स में बैठते हैं और हमारे कुछ आर्टिजन्स जो कढ़ाई वाले हैं वो सादकाबाद में बैठते हैं। जो आर्टिजन्स हमारे साथ काम करते हैं वो उनकी टेक होम इनकम 20,000 से 35,000 रुपीज़ है डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल सेट एंड देयर एक्सपीरियंस लेवल। पीपल लाइक कलर्स। शूज़ में एटलीस्ट अगर आप यहाँ की मार्केट में देखें तो इतने कलरफुल शूज़ नहीं मिलते, तो वो हमारी ब्रांड की स्ट्रेंथ है। ये हमारे सारे कस्टमर्स यूएस में बेस्ड हैं। हमें कैलिफोर्निया से बहुत ऑर्डर्स आते हैं, हमें न्यूयॉर्क से बहुत ऑर्डर्स आते हैं। तो हमारे जूते इतने इंडियन और पाकिस्तानीज़ में अभी तो नहीं है, लेकिन हमारे अमेरिकन कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें कनाडा से भी बहुत ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अभी फ़िज़िकल स्टोर पे ट्रांसलेट करें तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑपरेशंस कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट। हम डेफिनेटली स्टोर बनाना चाहेंगे पर हमारे अभी प्लान्स हैं कि हम इसको ऑनलाइन काम को अपना स्केल करना चाहते हैं कि हम हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स में से थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स में कैसे जाएं। उस पे हम अपने स्केलेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे, जस्ट फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स राइट नाउ। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां सीपैक के मंसूबों को मईशत के लिए एक गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। तवक्को यह है कि आने वाले 10 सालों में इससे लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से ताल्लुक़ रखने वाली नताशा ज़ाहरी की कोशिश है कि जब चीनी माहिरीन के साथ काम करने का मौका मिले तो बलूचिस्तान के हुनरमंदों को ज़ुबान की वजह से कोई मुश्किल ना हो। इसके लिए वो चीन से चीनी ज़ुबान सीख कर आई हैं और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नताशा है, मैं बलूचिस्तान के एक छोटे से इलाके ज़हरी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ पे एज अ टीचर आप लोग को पढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप आए हमारे साथ चाइनीज़ पढ़े। मैं आप लोग को वेलकम करती हूँ। वो चाओ नताशा वो लाए से पाकिस्तान द इगा हन शाउदत चंगशिर जाओ ज़हरी वो हन शीख्वान निमन लाइगन वो मन शुए चोंग वन वो हन शीख्वान तांग लाओशे
میں چائنا گئی ہوں چائنیز لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے لیے. جب مجھے یہ اپرچونٹی ملی چائنا جانے کے لیے تو میرے اپنے جتنے دوست اور کزنس وغیرہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب چائنا جا ہی رہی ہیں تو آپ میڈیکل میں یا انجینئرنگ کیوں نہیں کر کے آ رہی. بیسکلی میں اس وجہ سے نہیں کر کے آئی تاکہ میں اپنے قوم کے اپنے علاقے کی خدمت کر سکوں زبان کے لحاظ سے, کیونکہ اگر آپ کچھ کرتے ہو تو ایک لینگویج بیریئر جو ہوتا ہے اسے آپ ختم کریں. چائنیز اسٹارٹنگ میں سیکھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں ان چینیوں کے 4 ٹونز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے زبر زیر پیش ہوتے ہیں ان کے بھی 4 جو ہے نا ٹونز ہوتے ہیں. وہ سیکھنے میں اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا. جب ہم لوگ کچھ بولتے تھے انہیں سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن پھر ہم نے دن رات محنت کی, ان کے کریکٹرز لکھتے رہے, ان کے اسٹاکس ہم لوگ تھے, ان کے ٹونز ہم لوگ پڑھتے رہے. میں نے بلوچستان یونیورسٹی اس وجہ سے سلیکٹ کیا کیونکہ یہاں پہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے جو ہے نا لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اپنے بلوچ بھائی, اپنے پٹھان بھائی, جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مختلف صوبوں کے جو مختلف اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پڑھنے آتے ہیں, مجھے خوشی ہوگی کہ ہم انہیں پڑھائیں. اگر ہمیں کسی قوم کے چھوڑے, اگر آپ کسی بندے کے ساتھ بھی اگر آپ چلنا چاہیں گے تو آپ کو پہلے ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے ہمارے سی پیک کا, ہم یہ لینگویج اس وجہ سے سیکھے تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں لینگویج بیریئر اس ٹائم نہ فیس کرنا پڑے. ہم پہلے سے ہی ان کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہو, وہ جب آئے اور ہم جو ہے نا ان کے ساتھ کام کریں. یہ تھی نتاشا ظہیری جو چینی زبان سکھا رہی ہیں پاکستان میں. ننھے بچوں کے ساتھ پیار سے ان کی زبان میں باتیں سبھی کرتے ہیں, لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ بولنے کا ایک خاص انداز اپنا کر والدین بچوں کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس زبان کو نام دیا گیا ہے پیرنٹیز کا. آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیسے بولی جاتی ہے اور بچے اسے کیسے سمجھتے ہیں. بظاہر یہ گفتگو کچھ احمقانہ لگے, لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ چھوٹے بچوں سے ان کی زبان میں بات کرنا ان کے لیے سیکھنے کا اہم طریقہ ہو سکتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ بچوں کے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو والدین ایک غیر معمولی انداز سے بڑھا سکتے ہیں, جسے پیرنٹیز کہا جاتا ہے. ڈاکٹر ناہا فرحان رمیرز کہتی ہیں کہ پیرنٹیز بچوں سے باتیں کرنے کا کوئی عام طریقہ نہیں. اسٹڈیز سے پتہ چلا ہے کہ بات کرنے کے عام طریقے سے ہٹ کر پیرنٹیز اونچی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کرنے اور لفظوں پر زور دے کر ادا کرنے کا نام ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موقع ملنے پر بچے پیرنٹیز کو عام بولنے کے طریقے کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں, اور یہ کہ جن بچوں سے 11 ماہ میں پیرنٹیز بولی جاتی ہیں وہ زیادہ الفاظ بول پاتے ہیں. آئی لیب کی ٹیم نے کچھ والدین کو بچوں سے بات کرتے وقت خاص بولی کا زیادہ استعمال کرنے کی تربیت دی, اور نتائج بتاتے ہیں کہ 14 مہینے میں ایسے بچوں کے بولنے کی صلاحیت بڑبڑانے سے باقاعدہ الفاظ کی ادائیگی تک پہنچ گئی. یہ بھی پتہ چلا کہ مائیں پیرنٹیز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت میں والد سے بہتر ہوتی ہیں, اور ریسرچ کے مطابق باپ اپنے بچوں سے بات چیت اتنی نہیں کرتے جتنی انہیں کرنی چاہیے, اور اسی لیے کچھ والد اس کورس میں حصہ لے رہے ہیں. میں بچوں کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کی بات سمجھوں اور دیکھوں کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتی ہے. ریسرچ سائنٹسٹ جرہوم ٹوف کہتی ہیں کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو زبان سکھانے کے لیے ان سے بات کرنا ضروری ہے. ان سے نظریں ملانا, ان کو چھونا, گلے لگانا, نقلیں اتارنا, شکلیں اور آوازیں بنانا وہ عوامل ہیں جن کا براہ راست اثر بچے کی زبان سیکھنے پر پڑتا ہے. یونیسیف اور نان پروفٹ H&M فاؤنڈیشن کی یہ مشترکہ کاوش اس امید پر مبنی ہے کہ باپ اور بچوں کا رابطہ مضبوط ہو اور یوں گفتگو کے ذریعے خاندان مضبوط ہو سکیں. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. facebook.com/VA اردو کے پیج پہ آئیے, ہمیں پروگرام کے بارے میں اپنی فیڈ بیک دیجیے, اور اس کے علاوہ تازہ ترین خبریں اور بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی وہاں آپ کو ملیں گے. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA, اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں. آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر ملیں گی, اور یہاں پہ آپ بھی اپنی تصاویر شیئر کر سکتے ہیں #UrduVOA کے ساتھ. سارا زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.